खंडनी जो अभी अभी हाल ही में देखा कि एक लेटर टीम ओमी कलानी की तरफ से एक लेटर गया एक होटल के अंदर, वो होटल वाले ने तो शिकायत की ही नहीं। तो ये कहाँ से ये 50 लाख रुपए का ये जो आरोप जो आपने टीम ओमी कलानी के जो अध्यक्ष है ओमी कलानी, Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आए आज प्रदीप रामचंद्रानी जी के पास में जो भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी है, बहुत तेज़ी से बहुत आक्रामक तरीके से बोलते हैं हर टाइम। प्रदीप जी, पहले तो आपको बधाई हो कि गुजरात की जीत जो हुई बहुत अच्छी, बहुत मतलब पूरा का पूरा समर्थन आपके साथ था, उसके लिए आपको अभिनंदन हमारे न्यूज़ चैनल की तरफ से। उस दिन आपने लोगों ने नेहरू चौक पर एक कार्यक्रम रखा था। उस कार्यक्रम के अंदर पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को इतना आक्रामक रूप में देखा था। आपके ज़िला अध्यक्ष ने ये ऐलान किया था, आपने भी कुछ कहा था कि किसी भी शहर में किसी को भी कोई तकलीफ़ हो, ऐसे कोई घर घुस के या कुछ इस तरह की घटना करे तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम उनके साथ खड़ी है। आपने वहाँ पर ही आपके जो माजी नगर सेवक और भारतीय जनता पार्टी के महासचिव है राजेश वधरिया जी, आपने उन पर जवाबदारी भी रखी कि आप राजेश वधरिया जी को संपर्क करें और उनका नंबर भी आप लोगों ने बताया वहाँ पर। तो ऐसा नहीं लग रहा कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी इतनी आक्रामक दिखाई दी? क्या ये कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग तो नहीं है? कैसे देखेंगे? ऐसा नहीं है कि पहली बार किया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अन्याय के विरोध में लड़ती आई है और ऐसा देखा गया है कि हम तो लड़ाई बराबर लड़ते रहे हैं, लेकिन समय समय पर जो हमारे विरोधी हैं वह किसी न किसी सत्ता में रहते हुए ऐसे कार्य करते दिखते हैं जिनमें उनको संरक्षण मिलता था, लेकिन अब संरक्षण नहीं मिल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तय किया है कि अपराध की राजनीति और भय की राजनीति से निकलकर विकास की राजनीति को शहर में ले जाना है। अब रही बात कि आए दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेता मुखर हुए हैं। मुखर इसलिए हुए हैं कि यहाँ पर जिसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं उसके प्रमाण भी दे रहे हैं। प्रमाणों के साथ जब हम आवाज उठाते हैं तो पुलिस महकमा उसके ऊपर अवश्य कार्रवाई करता है और पुलिस महकमा जो कार्यवाही कर रहा है वह संतोषजनक है। हमें इसमें यह कहना चाहिए कि अगर पुलिस महकमा इसी तरह से कार्रवाई करता रहेगा तो जीरो अपराध किसी तरह की, जहाँ पर जो अपराध हर तरह से होते हैं, जुए घर हैं, उसके बाद जमीन हड़पना है, किसी से खंडनी मांगनी है या ड्रग्स का मामला हो, ऐसे सारे मामलों को पूरी तरह से जो भी राजनीतिक जिसको भी संरक्षण मिलता है उसका जो भी है यह धंधा बंद कराने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और उसमें राजेश वधरिया जी को हमने ये कमान सौंपी है कि आप पूरी तरह से शहर में बारीकी नज़र रखें और जहाँ जहाँ जो भी कोई व्यक्ति इस अन्याय के विरोध में आवाज़ उठाता है भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा साथ देगी। देखिए, जैसे आपने कहा कि हम दहशत की राजनीति ख़त्म करना चाहते हैं, ये वही लोग थे जिन लोगों ने आपको 2017 के चुनाव के अंदर चुनवा के आपका महापौर दिया। तो उस टाइम आपको इनकी दहशतगर्दी नज़र नहीं आ रही थी क्या? देखिए, उस समय भारतीय जनता पार्टी में वह शामिल हुए थे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और निर्धारित चीज़ों पर, विचारों पर चलना पड़ता है। हमारा ऐसा मानना था
कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बदलने के लिए प्रयास कर रहा है तो उसको मौका देना चाहिए। वो मौका हमने दिया, लेकिन उनका आज भी यही काम रहेगा कि अपराध के जरिए लोगों को डरा धमका कर राजनीति करना। तो उसका पहले भी हमारा विरोध था, आज भी विरोध है। देखिए, अब जैसे आपने कहा कि खंडनी के विषय पे आते हैं। देखिए, खंडनी जो अभी अभी हाल ही में देखा कि एक लेटर टीम ओमी कलानी की तरफ से एक लेटर गया एक होटल के अंदर, वो होटल वाले ने तो शिकायत की ही नहीं। तो ये कहाँ से ये 50 लाख रुपए का ये जो आरोप जो आपने टीम ओमी कलानी के जो अध्यक्ष है ओमी कलानी, उनके ऊपर आपने ये बोल दिया और एफआईआर भी करा दी, ये 50 लाख रुपया आया कैसे? क्योंकि वो जो लेटर जो गया वो तो राजेश वधेरा जी को गया नहीं था, वो तो गया था उस होटल के मालिक को। तो उस होटल के मालिक को जाके एफआईआर करानी थी। अगर उनके द्वारा खंडनी मांगी होती तो इस बात का थोड़ा खुलासा लोगों को जानना है। क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, इसका उत्तर स्वयं ओमी कलानी ने अपने इंटरव्यू में दे दिया है। हाँ। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने भेजा था, मैं लोगों को आगाह करना रहा था। लेकिन खंडनी की मांग नहीं की थी उन्होंने उस लेटर के अंदर। अब यह जांच का विषय है। हाँ, जिसने शिकायत की है राजेश वधेरा ने, पुलिस अपनी जांच करेगी। अगर पुलिस जांच करेगी तो पता पड़ेगा कि उन्होंने खंडनी मांगी थी या नहीं मांगी थी। ये तो एफआईआर हुई है। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर समांतर सरकार चलाने का अधिकार ओमी कलानी को किसने दिया? नहीं, मेरा एक मानना ऐसा है, ये प्रदीप जी एक छोटा सा सरल सवाल आपसे पूछता हूँ। देखिए, आज मैंने किसी को लेटर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए को लेटर दिया, तो ए को कोई तकलीफ है तो वो शिकायतकर्ता बने। यहाँ पर बी शिकायतकर्ता कैसे बन रहे हैं? यानी ये कहीं ना कहीं अपने रसूख का गलत फायदा ऐसे लोगों के बीच मैसेज जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। जैकी जी, आपको मेरे को ये बात नहीं समझ में आ रही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस इमारत का निर्माण राजेश वधेरा ने किया था, और राजेश वधेरा जैसे उन्होंने उस होटल वाले को पत्र दिया, होटल वाले ने राजेश वधेरा को फोन किया, राजेश वधेरा के वहां नहीं थे, उन्होंने अपने पुत्र को भेजा। हाँ। और उनका पुत्र कह रहा है कि उस लड़के ने मुझे ऐसा ऐसा मांगा। इससे ज्यादा आप कैसे कह सकते हो कि जब वो वहां गया, क्योंकि वो निर्माता था, भवन निर्माता, जब ऐसे पत्र आएंगे तो जो भी आदमी जिसने भी पैसे लगाए होते हैं वो भवन निर्माता को फोन करता है कि भाई ये क्या बात है, ये तुम तो मुझे कह रहे थे कि ये बिल्कुल लीगली है, ये इलीगल बना हुआ है, ये आप बेच रहे हो, इसका समाधान निकालो। ये सारी बातें हमने भी जो एफआईआर में पढ़ी है वो बता रहे हैं, बाकी तो जांच का विषय है। अच्छा, तो ये जांच कहां तक पहुंची? अब ये देखिए, ये पुलिस महकमा ये बता पाएगा जांच कहां तक पहुंची है। हमें, और या तो राजेश वधेरा जी बता सकते हैं क्योंकि वो उस चीज को फॉलो अप ले रहे हैं। देखिए, अभी दूसरा आपकी सहयोगी पार्टी, अभी जो हाल ही में कालानी महल के ना हमला हुआ उसके ऊपर एफआईआर हुई, आज कमलेश निखम सलाखों के पीछे है, ठीक है। तो एक आपकी मांग रही थी कि 307 अगर दाखिल नहीं होता है तो हम लोग सभी पार्टियां जो आपके सहयोगी पार्टियां मिलकर एक मोर्चा निकालेंगे। तो वो विषय कहां तक पहुंचा? देखिए, ऐसी भारतीय क्योंकि ऐसे सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर ऐसे कुछ सूत्रों के द्वारा कुछ ऐसी सूचना आई कि अंदर कुछ साठगांठ की बू आ रही है लोगों को। देखिए, इस प्रश्न के बारे में मैं उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि यह मांग आरपीआई के अध्यक्ष भगवान भालेराव की थी। 307 लगाना चाहिए और उसका स्पष्टीकरण आपके चैनल पे वो दे चुके हैं। ठीक है सर, एक छोटा सा सवाल ऐसा है कि पब्लिक की एक सवाल है, आप अगर मेरा न्यूज़ चैनल खोल के जाके देखेंगे तो उसमें कमेंट बॉक्स के अंदर काफ़ी लोगों ने कहा है जीआर। हर टाइम मुझे हर एक आप चेक कर सकते हो, जीआर कब आएगा, जीआर कब आएगा, जीआर का। एक हमारा सवाल एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से या आमदार से, उन्होंने ऑप्शन रखा है कि पूछिए कि आखिर इस शहर को जीआर की सौगात कब मिलेगी। देखिए, जीआर बहुत जल्द आएगा, लेकिन जो लोग दावा करते थे कि जीआर नहीं आया तो हम रास्ते पे आएंगे, देखिए यहाँ जो सत्ता पक्ष होता है उसके हाथ में क्लच और एक्सीलेटर होता है, सही। ब्रेक जो होती है वो विपक्ष के हाथ में होती है। यहाँ पर विपक्ष कई बार ऐसे यहाँ पर घोषणा कर चुकी थी कि फला फला तारीख को अगर नहीं आया जीआर तो हम आंदोलन करेंगे।
तो ऐसी स्थिति में हम मानते हैं देर जरूर हुई है, ये हमारा कर्तव्य है कि जीआर जल्द से जल्द लाना। अगर हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारा अभी कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री जी से भी बैठक है, हम यह समझ सकते हैं कि इसमें देर जरूर हुई है, लेकिन यह अवश्य आएगा जीआर, मात्र कुछ दिनों का समय है। मैं बता रहा हूँ आपको, एक ऐसा मैंने कुछ 1-1.5 महीना पहले मैंने इंटरव्यू किया था आपके आमदार का। उन्होंने कहा था मुझे, मेरे इंटरव्यू में, मैं आपको दिखा सकता हूँ वो इंटरव्यू, उन्होंने कहा था कि देखिए ना मैं झूठ बोलता हूँ, ना मुझे झूठ बोलने की आदत है। जीआर 1 या 2 दिन में या ज़्यादा में 1 सप्ताह में आ जाएगा, उसको 1.5 महीना हो गया, जिसके कारण लोगों की जो आशा है वो और बढ़ चुकी कि जैसे बोला कि आमदार साहब ने 2 दिन, 1 दिन 2 दिन में या तो 1 हफ्ते में आ जाएगा, और मैं झूठ नहीं बोलता, ना मुझे झूठ बोलने की आदत है। इस तरीके का उन्होंने वाकया बोला, जिसके कारण आज लोग जीआर की डिमांड और मांग रहे कि आखिर मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसे नहीं दिख रहा कि आपके आमदार ने झूठ बोला है। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। सरकारी कामों में जब 2006 में एक अध्यादेश आया था, हाँ, जिसका कुछ फायदा नहीं पड़ा, और इस बार बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो अधिकार गण हैं, पूरे महाराष्ट्र के जो अधिकारी हैं, IPS अधिकारी, IAS अधिकारी जो हैं, वो सारी बातों का पूरा अभ्यास कर रहे हैं, और एक बार ही जीआर आए, सारी बातों का उसमें जो है चीज़ें शामिल की जाएं। उसको ऐसा नहीं कि जीआर 2006 में आया जिसमें केवल हमको जीआर मिला था कि 4 FSI की जो है वो सारी चीज़ बिल्डिंगें टूटेगी नहीं, लेकिन एक को भी लीगली मान्यता नहीं मिली क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ नहीं था, रिकंस्ट्रक्शन पॉलिसी नहीं थी। आधी अधूरी चीज़ें मिलने से अच्छा है देर से मिले, अच्छी चीज़ मिले। देर आए दुरुस्त आए, अच्छी चीज़ मिलेगी, और कोई इसमें संदेह नहीं है। प्रिंसिपली एक्सेप्ट हो गया, ये चीज़ें मिलेगी, केवल उसका कानूनी स्वरूप बनाकर लोगों को देना है। ये भी एक छोटा कारण था लोगों का माइंड डाइवर्ट करने का। हैप्पी स्ट्रीट, ऐसे लोगों का कहना है, ऐसे कुछ नेताओं का भी कहना है कि ये ध्यान भटकाने वाला काम जीआर से हटा कर ऐसे हैप्पी स्ट्रीट पे लेके आइए। प्रदीप जी सच बोलेगा, कौन सी स्ट्रीट हैप्पी है? देखिए, अगर आप कहोगे हैप्पी स्ट्रीट तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे कैसे, जहाँ पर अपराधी होंगे, खंडनी मांगी जाएगी, लोगों के घर यहाँ पर हड़पे जाएंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के बड़े बड़े जितने भी पदाधिकारी हैं उनके ऊपर गुनाह दाखिल होंगे, किसी तरह से शहर में हैप्पी स्ट्रीट तो नहीं हो सकती है। कि ये तो बिल्कुल सही है कि हैप्पी स्ट्रीट नहीं है, क्योंकि जहाँ पर अपराध का पूरी तरह से साम्राज्य खड़ा हो, अपराधों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा हो, उसमें हैप्पी स्ट्रीट तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आमदार इतनी तकलीफों के बाद भी एक हैप्पी स्ट्रीट का कार्यक्रम करता है तो मन को सुकून मिलता है, अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा आज प्रदीप जी की बातें सुन के, और सभी शहरवासियों की जो हमारे से डिमांड थी कि जीआर के विषय में आप आमदार से या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए, तो हमने आज प्रवक्ता साहब से मिले, उनसे जीआर के बारे में पूछा। ठीक है, होता है, जीआर जब आएगा तब शहर के हित में आएगा, होता है, सरकारी काम में आगे पीछे देर सवेर होती है, ये सभी शहरवासियों को भी पता है। देखते रहिए फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।